जापान एक ऐसा देश जहाँ की संस्कृति काफी दिलचस्प है और जिसका इतिहास काफी भयानक रहा है। आज मैं आपको जापान से जुड़ी कुछ सच्ची भूतिया कहानियां सुनाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि हम कहानियों की ओर बढ़े, राज वाला चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा बनिए और बेल आइकॉन को ऑल पर कर दीजिए, जिससे आपको यूनिक हॉरर स्टोरीज मिलती रहें। मेरी वाइफ और मैं करीब 5 सालों तक जापान के ओकिनावा आइलैंड पर रहे हैं। अगर कोई वहां रहा हो तो वो आपको बता देगा कि ये आइलैंड भूतिया घटनाओं के लिए कितना मशहूर है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहाँ होने वाले कुछ अत्याचार बहुत ज्यादा खौफनाक थे। यहाँ के लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। इन दोनों बातों को देखते हुए इस बात में कोई हैरत नहीं है कि यहाँ कई सारी भटकती आत्माएं हैं। हर साल ओकिनावा के लोग ओबोन नाम का त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार जापान के दूसरे त्योहारों से काफी अलग है। यह त्योहार अपने पूर्वजों की याद में मनाया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि उन तीनों दिन जब यह त्योहार मनाया जाता है, उनके पूर्वजों की आत्माएं उनसे मिलने आती है। ये 3 दिन चांद यानी लूनार कैलेंडर पर बेस्ड है, जिससे यह त्योहार हर साल अलग अलग दिनों में पड़ता है। लेकिन आमतौर पे ओबॉन अगस्त में होता है। पहला दिन स्वागत का दिन होता है। परिवार के लोग अपने पुरखों की कब्रों पर जाते हैं और उन्हें अपने घर आने का न्योता देते हैं। वो उनके लिए घर की एक जगह में पूजा घर की तरह होता है। वहां अपने पूर्वजों की पसंद की खाने पीने की चीजें रख देते हैं। दूसरे दिन परिवार अपने पूर्वजों से प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग एक दूसरे के घरों में जाकर दूसरों के पूर्वजों का भी आदर करते हैं। आखिरी दिन परिवार के सभी लोग इकट्ठे होते हैं और शानदार डिनर करते हैं, जिसके बाद नाचते गाते हुए पूर्वजों को वापस आत्माओं की दुनिया में भेज दिया जाता है। ये बहुत बढ़िया त्योहार होता है, लेकिन यही वो समय है जब ओकिनावा में आत्माओं की हलचल सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। आप इसे हमारी खुशकिस्मती कहो या बुरी किस्मत, लेकिन हम ओकिनावा में ओबॉन के दौरान ही रहने आए। मेरे परिवार में मैं, मेरी वाइफ, हमारा कुत्ता और मेरे 2 बेटे थे, जिनकी उम्र 8 और 12 साल थी। मैं आपको उनका नाम नहीं बताना चाहता, इसलिए उन्हें मैं छोटे को चिंटू और बड़े को मिंटू कहूंगा। इस घर में एक ही लाइन में 3 कमरे थे। पहला कमरा मेरा और मेरी वाइफ का था। आखिरी कमरे में मिंटू रहता था और बीच का कमरा चिंटू का था। इस घर में हमारी दूसरी रात थी। हमने बच्चों से कहा कि वो सोने चले जाए। मिंटू ने ब्रश किया और वो कुत्ते को लेकर अपने कमरे में सोने चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन चिंटू ने जाने से मना कर दिया। सफर की वजह से हम थके हुए थे, लेकिन हमें लगा शायद चिंटू थका नहीं है, इसलिए वो सोने नहीं जाना चाहता। मैंने और मेरी वाइफ ने उससे कहा कि वो भले ही थका हुआ ना हो, लेकिन हम सब बहुत थक चुके हैं, इसलिए उसे भी अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम लोकल टाइम के साथ अपने तौर तरीकों को एडजस्ट कर सके। लेकिन वो नहीं माना। वो काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था। आखिरकार वो रोने लगा। इस वक्त तक हम समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो नॉर्मली ऐसे नहीं करता था। हमने चिंटू को गले से लगाया और उसे शांत करने लगे, और हमने उससे आश्वासन दिलाया कि वो हमें बता सकता है कि क्या हुआ है। कुछ देर तक वो चुप रहा, लेकिन उसके बाद उसने एक गजब की कहानी सुनाई। चिंटू ने कहा कि पिछली रात जो हमारी इस घर में पहली रात थी, वो सो नहीं पाया था, क्योंकि वो एयरप्लेन में काफ़ी टाइम तक सोया हुआ था। बीच रात को उसने कोई आवाज़ सुनी। उसने जब अपने कमरे में चारों ओर देखा, तो उसे दिखाई दिया कि उसका रूम का दरवाज़ा हल्के हल्के से खुलने लगा था। फिर उसने देखा कि उस दरवाजे से एक छोटा लड़का, जो करीब उसी की उम्र का था, वो उसके कमरे में आ गया। उस लड़के के आसपास एक रोशनी का औरा सा बना हुआ था।
वो कमरे में आकर चिंटू के खिलौनों को घूरने लगा। कुछ देर बाद उसने चिंटू की तरफ देखा और फिर गायब हो गया। चिंटू ने ये बात बताई और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। वो बहुत डरा हुआ था और इसलिए वो अपने कमरे में नहीं जाना चाहता था। उसे डर था कि वो भूतिया बच्चा कहीं वापस ना आ जाए। मेरी वाइफ और मैंने सोचा शायद चिंटू ने कोई सपना देखा होगा, क्योंकि वो ऐसा लड़का नहीं था जो कहानियां बनाए। जो भी हो, लेकिन वो उस दिन बहुत डरा हुआ था, इसलिए हमने उसे अपने कमरे में सुला लिया। पूरी रात हमारे कमरे का दरवाजा बंद रहा और हम सब चैन से सोते रहे। अगले दिन मैं काफी जल्दी उठ गया था। मिंटू भी उठ गया था और किचन में हम दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे। मेरी वाइफ और चिंटू अब भी सोए हुए थे। मिंटू को कल रात के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि चिंटू ने कोई भूत देखा था, और ना ही वो ये जानता था कि चिंटू हमारे कमरे में सोया था। अचानक ही मिंटू ने मुझसे कहा, मैं चिंटू के लिए काफी परेशान हूँ। मैंने उससे इसकी वजह पूछी तो उसने कहा, मुझे लगता है उसे ये जगह पसंद नहीं है। मैं कल रात को बाथरूम जाने के लिए उठा था तो मैंने उसके कमरे से उसके रोने की आवाज़ सुनी। वो बहुत दुखी सुनाई दे रहा था। ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस रात तो चिंटू हमारे कमरे में सोया हुआ था। तो फिर मिंटू ने चिंटू के कमरे में आखिर किसे रोते हुए सुना था? मैंने 2003 में अपना पहला घर खरीदा और इसे खरीद कर मैं बहुत खुश था। यहाँ आने के कुछ ही दिनों बाद मेरे दो पड़ोसियों ने मेरे घर में भूतों को लेकर मजाक करना शुरू कर दिया। मुझे लगा वो बस जोक ही मार रहे थे, इसलिए मैं भी उनके जोक्स में शामिल हो जाता और उन्हें कहता कि मैंने भी इस घर में भूतों को देखा है। आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात थी, राइट? वेल, जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं और कई सारे पड़ोसियों से मिलता रहा और सभी उसी टॉपिक पर बात करते थे। आखिरकार मैंने हमारी एक पड़ोसी जो एक बूढ़ी महिला थी उनसे पूछा, क्योंकि वो काफ़ी सीरियस थी और मुझे लगा वो मेरा मजाक नहीं बनाएंगी। उन्होंने मुझे बताया कि पिछले ओनर ने ये घर खरीदा ज़रूर था, लेकिन उसमें कभी रहने नहीं आया, जिसकी वजह यहाँ हो रही भूतिया घटनाएं थी। रात में वहाँ पैरों की आवाज़ आया करती थी और रोने की भी, और कभी-कभी किचन में एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता था जो पूरी तरह खून से लथपथ होता था। एक पड़ोसी ने इस घर के रेनोवेशन में मेरी मदद की थी। उसका कहना था जब वो दीवार पर कलर कर रहा था तभी उसे ऐसे लगा कि किसी ने उसे पैंट से पकड़कर उठा लिया हो। हालांकि मेरे साथ भी इस घर में कई सारे अनुभव हुए थे, लेकिन मैंने इसे बुरे सपने समझकर अपने दिमाग से निकाल दिया था। एक दिन मैं एक वीडियो स्टोर पर रेंट से एक मूवी की डिस्क लेने गया। इसके लिए मुझे एक फॉर्म पर अपनी इंफॉर्मेशन भरनी थी। जब स्टोर के ओनर ने मेरा एड्रेस देखा तो वो हैरान रह गया। उसने कहा, ओ माय गॉड, तुम उस घर में रहते हो? मैंने उससे कहा, हाँ, लेकिन इसमें हैरत की क्या बात है? तो उसने मुझे बताया कि उसके पुराने एक सहकर्मी ने वहाँ आत्महत्या कर ली थी। जैसे ही उसे इसकी खबर मिली वो उस घर पर गया, लेकिन पुलिस ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। जो लड़का वहाँ रह रहा था उसने अपना एचआईवी टेस्ट करवाया था और वो पॉजिटिव आया था। उस समय में एचआईवी होना उम्र कैद से कम नहीं था। उसने एक कटोरे में खाना खाया और उसके बाद खुद को गोली मार ली थी। उसके बाद से स्टोर में भी कई बार पैरानॉर्मल घटनाएं हुई थी, जैसे वीडियो कैसेट्स हवा में उड़ने लगती और अचानक से नीचे गिर जाया करती। सबसे ज़्यादा मैंने जो इस घर में महसूस किया वो ये था कि रात में अजीब सी आवाज़ आने लगती, जैसे कोई किचन में खाना खा रहा हो, और रोने की भी आवाज़ आया करती थी। मेरी दादी कहा करती थी, जब कोई आत्मा तुम्हारे पास आती है वो तुमसे कोई चीज़ चाहती है, उनके नाम पर कोई अच्छा काम करना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने ऐसा ही किया। हर रात
मोमबत्ती जलाई और उस आत्मा के लिए प्रार्थना करने लगा। 9वें दिन मुझे जोरों से रोने की आवाज आने लगी। मुझे किसी के होने का एहसास हो रहा था, लेकिन इससे मुझे अब उतना डर नहीं लग रहा था। मेरा मानना है वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं 45 दिनों तक उसके लिए हर रात मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना करता रहा। उसके बाद उसके होने का एहसास कम हो गया, लेकिन अब भी कभी-कभी मुझे सोते हुए लगता है कि वो मुझे ही देख रहा हो, लेकिन अब उसका आना काफी कम हो गया है। 80 के दशक में मैं ओकिनावा जापान में रहा करता था। मेरे पिता का ख्याल था कि हमें दुनिया देखनी चाहिए, जिससे हमारी समझ का दायरा बड़ा होता है। उनका मानना था कि दूसरों के कल्चर को जानने से हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद मिलती है। इसलिए वो अक्सर मुझे और मेरे भाई को एडवेंचर ट्रिप्स पर ले जाया करते थे। मेरे ख्याल से उनका कहना सही था। मिलिट्री में रहने की वजह से मैंने कई सारे कल्चर्स को देखा और उनसे मुझे कई सारी बातें सीखने को मिली है। मैं उन सारे अनुभवों के लिए शुक्रगुजार हूँ, उन अनुभवों के लिए भी जो काफ़ी डरावने थे। जब हम जापान में रह रहे थे, मेरे पिता चाहते थे कि हम लोकल कल्चर को अच्छे से समझ पाए। इसलिए उन्होंने ऐसी जगह घर लिया था जहाँ सारे जापानी लोग ही रहा करते थे। हम पहाड़ी ऊंचाई पर एक छोटे से घर में रहा करते थे। हमारे घर की दूसरी तरफ एक बड़ा सा कब्रिस्तान भी था, जबकि दूसरी ओर मीलों तक फैला हुआ घना जंगल था। बचपन में मैं दूसरे बच्चों के साथ उन जंगलों में घूमा करता था। हालांकि लोकल लोग हमें वहां जाने से मना करते थे, क्योंकि इस जंगल में जहरीले सांप और दूसरे युद्ध के दौरान की कई जिंदा माइंस भी थी जो भार पड़ने पर फट सकती थी। आसपास में सभी लोग जापानी थे, बस हम ही उनसे अलग थे। बच्चे हमारे साथ मज़े से खेला करते थे। हालांकि हम एक दूसरे की भाषाएं नहीं समझ पाते थे, लेकिन हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। हमारे घर के सामने एक बूढ़े कपल रहा करते थे। वो बूढ़ी महिला हमें उसको मामा सान कहने को कहती थी। वो हमें उसके गार्डन के काम में मदद करने को बुलाया करती थी और हमें ग्रीन टी और बिस्किट भी खाने को दिया करती थी। हम उसे पसंद करते थे। वो दूसरे सभी पड़ोसियों की तरह उदार थी। दरअसल हम काफ़ी बेहतरीन नेबरहुड में रहा करते थे। मामासान के घर में सिर्फ एक दिक्कत थी, वो ये कि उनका घर कब्रिस्तान से बिल्कुल सटकर था। वो ऐसा कब्रिस्तान था जैसा मैंने कभी नहीं देखा। क्योंकि ओकिनावा एक आइलैंड है, इसलिए यहाँ ज़्यादातर लाशों को दफनाया नहीं जाता। इसकी बजाय ज़मीन के ऊपर ही कब्रों को बनाया जाता है। कई सारे कब्रें पहाड़ी की साइड्स में बनी हुई थी, जिनसे इस आइलैंड को आकार मिला था। ये कब्रें काफ़ी बड़ी होती है। इन्हें बड़े बड़े पॉलिश्ड पत्थरों से चौकोर हिस्सों में बनाया जाता है। इन कब्रों में ताबूत को रखा जाता था। ताबूत और पत्थर के बीच खाली जगह होती थी, जिसमें परिवार वाले बाद में कभी कभी चढ़ावे चढ़ाया करते थे। मामासान के घर के नीचे की तरफ एक घाटी जाती थी, जो मुड़कर उनके घर के पीछे मिल जाती थी। उस घाटी और पहाड़ी चढ़ाई दोनों में कब्रें बनी हुई थी। कुछ बहुत पुरानी कब्रें भी थी, जिन पर मकड़ियों ने जाला बनाया हुआ था। ये नज़ारा काफी देखने लायक होता था। एक शाम मामा सान ने मुझे अकेले में बुलाया। वो मुझे कुछ दिखाना चाहती थी, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए था, मेरे बड़े भाई के लिए नहीं। इस बात से मुझे बहुत गर्व हुआ और मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हो गया। वो मुझे अपने घर के पिछले वाले हिस्से में ले गई और मुझे एक बेंच पर बैठने को कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे एक कहानी सुनाना चाहती है। उसके बाद वो घर में चली गई और जब वो वापस आई तो उनके हाथ में एक ट्रे थी, जिसके अंदर ग्रीन टी और राइस केक थे। वो मेरे पास आकर बैठ गई और उन्होंने डूबते हुए सूरज को देखकर कुछ कहा जो मुझे अब याद नहीं है। मामा सान ने कहा कि उन्होंने मुझे, मेरे भाई और कुछ और लड़कों को देखा है एक दूसरे को चैलेंज करते हुए।
कि कौन नीचे उस कब्रिस्तान वाले रास्ते पर चलकर जा सकता है। तुम्हें ये समझना होगा, हमारे घर और उस कब्रिस्तान के बीच कई सारी सीढ़ियां हैं, जिनमें से कई सारी टूटी हुई और खस्ता हाल है, और पहाड़ी ऊंचाई से नीचे घाटी भी बहुत गहरी है, जिस पर फिसलने का डर हमेशा बना रहता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि रात में उन कब्रों के पास जाना ये एक बहुत बुरा आइडिया है। सालों पहले जब जंग चल रही थी, उस समय अमरीकियों को शैतान माना जाता था। ऐसे कातिल जो बिना किसी वजह के मासूम नागरिकों को मारते हैं। उस समय का डर मिलिट्री प्रोपेगेंडा का नतीजा था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जंग के लिए भर्ती किया जा सके। लेकिन कई सारे लोग जंग पर नहीं जाना चाहते थे, ना ही दुश्मन के हाथों से मारे जाना चाहते थे, इसलिए वो भाग गए। लेकिन कुछ लोग हजारों की संख्या में पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और वहां से कूद गए। मैं इस बात को सुनकर बहुत डर गया था। मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मेरे अंदर इतना डर भर गया था कि मुझे रोना आ गया। मामा सान ने कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, यह अतीत था जो बीत गया है, लेकिन तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने आगे अपनी कहानी बताई। एक नौजवान औरत अपने 2 बच्चों को लेकर पहाड़ी से कूद गई थी। उसके दोनों बच्चे मारे गए, लेकिन वो किसी तरह बच गई। 2 महीनों तक वो कोमा में रही थी। जब उसे दोबारा होश आया तो वो अपने बच्चों को ना देखकर घबरा गई थी। वो बच्चे उसी कब्रिस्तान में नीचे कहीं दफन हैं, एक बड़ी सी कब्र में, जहां और भी कई सारी लाशें हैं। वो औरत दिन रात कब्रिस्तान में उन्हें ढूंढा करती थी और रोया करती थी। आखिरकार उसने समंदर में इस उम्मीद से छलांग लगा दी कि वो दोबारा अपनी फैमिली से मिल पाए। लेकिन लोग कहते हैं उसे कभी भी अपने बच्चे नहीं मिले। उसने आत्महत्या की थी, जिसकी वजह से वो कभी स्वर्ग में नहीं जा सकती है और वो हमेशा भटकती ही रहेंगी। अब सूरज डूब चुका था। कब्रिस्तान में पूरा अंधेरा हो गया था। रास्ते पर छोटे लाइट्स की धीमी रोशनी थी, जो रास्ते को थोड़ा जगमगा रही थी। मामा सान ने आगे कहा, वो अब भी कब्रिस्तान में घूमती है। उसे अब भी अपने बच्चों की तलाश है। तो उसके रोने की आवाज़ सुन सकते हो। फिर उन्होंने नीचे उंगली उठाई। मैं देखना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ना चाहते हुए भी उधर देखा। कब्रिस्तान के उस गहरे काले अंधेरे में कोई सफ़ेद परछाई खड़ी थी। वो धीरे धीरे चल रही थी। वो कब्रों के आसपास से गुजरती हुई रो रही थी। आप उसके रोने की आवाज़ साफ सुन सकते थे। पहले तो उसकी आवाज़ काफ़ी धीमी थी, लेकिन फिर जैसे जैसे वो करीब आने लगी, उसकी आवाज़ भी तेज़ होती जा रही थी। मैं बुरी तरह डर गया था। मैं वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन मामा सान ने मेरा हाथ पकड़ रखा था और उन्होंने धीरे से कहा कि वो यहाँ तक नहीं आएंगी। हम उससे काफ़ी दूर है, लेकिन यही वो वजह है कि हमें रात में वहाँ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग उस औरत की कहानी नहीं जानते और उसे सफ़ेद पिशाचनी कहते हैं, जिससे उसे गुस्सा आता है। उससे दूर रहने में ही भलाई है, उसके लिए प्रार्थना करने में ही भलाई है। मामा सान ने कहा कि वो अक्सर उसे देखा करती है, इस उम्मीद में कि किसी दिन उसे मुक्ति मिल जाए। इसके बाद मैं कभी नीचे कब्रिस्तान में नहीं गया। मैं कभी मामा सान के साथ भी वहाँ नहीं बैठा। वो मेरे लिए बहुत खौफनाक अनुभव था। लेकिन हाँ, मैं उस पहाड़ी पर गया था जिससे कूदकर कई लोगों ने अपनी जान दी थी। अब उसे पीस प्रेयर पार्क कहते हैं। जब मैं वहाँ गया, मैं बहुत रोया और उन सब की मुक्ति के लिए प्रार्थना भी की। जापान में जितनी देर रहा, लोगों ने हमेशा मेरा स्वागत खुले दिल से किया। अब इस बात को सालों बीत चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा वहां जाकर देखना चाहता हूँ कि क्या अब भी कब्रों में वो अपने बच्चों को तलाश कर रही है। तो दोस्तों, ये थी कुछ सच्ची हॉरर स्टोरीज जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए राज वाला चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने प्यारे प्यारे विचार कमेंट सेक्शन में देते रहें।
मैं आपको मिलता हूँ अगली बार कुछ और यूनिक हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।